नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। जैसे हम लोग को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो हो रहा है 2025 का, उसमें आज 2 दिसंबर है और 2 दिसंबर का जो जितने भी शिफ्ट में तीनों शिफ्ट का जो साइंस का क्वेश्चन है अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे तीनों शिफ्ट का साइंस का क्वेश्चन दिया गया है और लगभग 60 क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे साइंस का। ठीक है, चलिए सबसे जो पहला क्वेश्चन जो ये शिफ्ट 1 का है, पहला क्वेश्चन जो था वो है वक्ष गुहा यानी कि थोरेसिक कैविटी में कौन कौन से अंग होते हैं, यानी कि कौन से अंग होते हैं। इसमें से किसी ऑप्शन में एक ही अंग को दिया गया था। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जितने भी अंग है सबको डाल दिए ताकि आने वाले जो शिफ्ट है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो जो मुख्यतः अगर अंग जो बोला जाएगा तो उसमें 2 अंग होता है। कौन कौन सा? हृदय और फेफड़ा, हार्ट और लंग्स, ये 2 होता है जो थोरेसिक कैविटी। अब थोरेसिक कैविटी बोलता है किसको है? जो रीढ़ की हड्डी जो हम लोग का होता है, या माफ कीजिएगा रीढ़ की हड्डी ने जो पसलियाँ जो होती है ना, जो रीढ़ की हड्डी से निकला के लगा हुआ रहता है छाती के पास, उन पसलियों के पास जो कैविटी होता है उसी को ही बोला जाता है थोरेसिक कैविटी, जिसमें हार्ट होता है, लंग्स होता है। इसके अलावा भी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि निम्न में से कौन सा थोरेसिक कैविटी का अंग नहीं है, तो कोई 3 तो दे देगा, इसमें से तो 2 तो यहाँ हो गया। उसके बाद भी देखो, एक हो गया आपका श्वास नली जिसको ट्रैकिया बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है ईसोफेगस का ऊपर वाला पार्ट। ईसोफेगस का जो ऊपर वाला पार्ट, जो ग्रास नली जिसमें आप खाना खाते हैं, उसका ऊपर वाला पार्ट हो गया। थाइमस ग्लैंड, एक थाइमस ग्लैंड होता है जो एकदम बीचों बीच होता है, जहाँ पे हम लोग का ये जो सीना है, सीना के बीचों बीच में रहता है थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड के बारे में हम बता देंगे, ये बच्चों में बड़ा होता है, ये दूध को पचाने में मदद करता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है ये थाइमस ग्लैंड धीरे धीरे छोटा होते जाता है और एक समय के बाद ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा आप क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो उम्र के साथ घटता रहता है और एक समय खत्म हो जाता है, वो हो जाएगा थाइमस ग्लैंड। ठीक है, फिर जो थोरेसिक कैविटी में होता है वो होता है ओटा होता है, पल्मोनरी आर्टरी होता है, सुपेरियर और इन्फीरियर वेना कावा होता है। ठीक है, तो ये सारा जो होता है ये क्या होता है? थोरेसिक कैविटी में होता है। ठीक है, तो आप लोग को जो भी पूछा गया ऑप्शन में क्या था आप लोग देख लीजिएगा, इसी में से कोई एक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक न्यूमेरिकल पूछा था और न्यूमेरिकल जो पूछ रहा है ना, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। न्यूमेरिकल अभी तक जितना भी मिला सारा न्यूमेरिकल ईजी था। ठीक है, चलिए देखिए, ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है और उसका दूरी यानी कि डिस्टेंस दे रखा है 17 मीटर। तो पूछा गया कि ध्वनि को उस दूरी तक यानी कि 17 मीटर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो हमको वेलोसिटी दे रखा है 340 मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस भी दे रखा है 17 मीटर। तो हम लोग का एकदम मैथ का जैसा क्वेश्चन है, चाल बराबर दूरी बटे समय जो हम लोग पढ़ते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन हमको समय निकालना, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बटे वेलोसिटी। समय बराबर इससे इस फॉर्मूला से निकलेगा चाल यानी कि वेलोसिटी, चाल बराबर दूरी डिस्टेंस बटे समय यानी कि टाइम। ठीक है, तो अब हमको यहाँ से टाइम निकालना, तो वेलोसिटी को हम लोग इधर ले आएंगे यानी कि डी बटे बी हो जाएगा, डी बटे बी हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमको डी दे रखा है कितना? 17 मीटर, तो 17 मीटर। वेलोसिटी दे रखा है कितना? 340, तो डी बराबर इतना। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.05 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? देखिए फंक्शनल ग्रुप बहुत पूछ रहा है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप जितना भी है सबको हम यहाँ पे लिखवा दिए। तो अल्कोहल का होता है सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये बॉन्ड देना जरूरी रहता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH। चलिए यहाँ पे देखिए, अन्य जो है अल्कोहल का तो बता दिए। उसके बाद एल्डिहाइड का होता है सिंगल बॉन्ड CHO। उसका कीटोन का होता है C। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये C और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है और यहाँ से हाइड्रोजन लगा हुआ रहता है सिंगल बॉन्ड से C के साथ। ठीक है, या फिर कोई भी ग्रुप यहाँ पे जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ईथर का होता है सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। फिर आ जाता है एस्टर का क्या होता है? COO। फिर होता है एमाइन मतलब होता है कि एमिनो ग्रुप में कौन कौन सा रहता है? तो NH2। ठीक है, सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, उसके बाद होता है एमाइड का सिंगल बॉन्ड CONH2। एल्कीन का था C, एल्कीन ENE और YNE। ANE जहाँ लगेगा तो सिंगल बॉन्ड, ENE लगेगा डबल बॉन्ड, YNE लगेगा ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे क्या लगेगा? ENE लगा लास्ट में। ठीक है, तो यह हो जाएगा क्या? डबल बॉन्ड। एल्काइन YNE लगा है, YNE एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। ANE लगा रहेगा एल्केन, तो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये सब तो आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ हेलोजन का फिर यहाँ पे दिया गया है। फिर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यूट्यूब में आया हुआ मेरा ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हम अभी तक मात्र सिर्फ 60 ही वीडियो डाले हैं। ठीक है, इसमें साइंस का भी बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है।
आप लोग मेरा वीडियो जाके एक बार देखिएगा, ठीक है। साइंस का जितना भी क्वेश्चन वीडियो हम करवा रखे हैं एक बार देखिएगा। ये सारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन इतना अच्छा से करवा के रखिए, और अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। और यही नहीं, इतने इसके अलावा भी जो हम लाइट का करवाए हैं क्वेश्चन, जितना भी सारा क्वेश्चन यहीं से भीड़ रहा है। एक भी क्वेश्चन हम नहीं देखे कि जो बाहर जो हम पढ़ाएं उससे बाहर भीड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम एनसीईआरटी करवाएं पूरी तरह से। आप लोग एक बार जाके वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन सबसे पहले अब एक एक पढ़ने से तो बढ़िया कि सब पढ़ लो एक ही साथ। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन हम समझाए भी थे, ऑक्सीजन का लेना, हम ऐसे ट्रिक में बता रहे हैं। ऑक्सीजन का लेना ऑक्सीडेशन कहलाता है। मतलब ये ट्रिक्स के याद रखिए इस तरह से, ठीक है। ऑक्सीजन लिए तो ऑक्सीजन, यानी कि क्या होता है? ऑक्सीजन को प्राप्त करना और इलेक्ट्रॉन को त्यागना। इलेक्ट्रॉन को कार्बन डाइऑक्साइड मान लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को त्यागना, तो ऑक्सीजन को लिए और इलेक्ट्रॉन को त्याग दिए, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन होता है। इसके साथ ही एक होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को भी खोना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को खोना और ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। अगर हम लोग ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो क्या होता है? इसको ऑक्सीजन का स्टेट जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना इसका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हमने बोला अभी कि इलेक्ट्रॉन को खोना, ऑक्सीजन को लेना, हाइड्रोजन को खोना, और अगर हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीडेशन जो इसका रेट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग ट्रिक बना के याद कर लीजिए। ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन बिल्कुल इसका उल्टा होता है। हम लोग वहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन को खोते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रहा है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को लेते थे, यहाँ पे ऑक्सीजन को खो रहा है। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन को खोते थे, यहाँ पे हाइड्रोजन को प्राप्त कर रहे हैं। फिर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन लेने के कारण ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट घट जा रहा है। बिल्कुल एक याद रखिए, दोनों याद हो जाएगा अपने आप, ठीक है। एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि जिस रिएक्शन में दोनों ही अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक साथ होने लगता है, उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, ठीक है, कहा जाता है। और ये हम बहुत ही अच्छी तरीक़ा से बता रखे अपने वीडियो में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा ऊतक टिश्यू का घटक नहीं? यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, या तो ये क्वेश्चन गलत है, गलत नहीं है, मतलब ये तो सही है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, या फिर ये जो है ना ऑप्शन में कुछ मिसिंग दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग का जिसका भी 2 तारीख को 2 दिसंबर का एग्ज़ाम था, आप लोग अगर ये एग्ज़ाम दे के आए हैं तो प्लीज़ ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सही क्या है। या तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हुआ, या फिर क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा ऊतक टिश्यू जो है टिश्यू का घटक नहीं है? टिश्यू का घटक नहीं। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ये, अब इसमें से चारों ही ऑप्शन टिश्यू का घटक है। हड्डियाँ टिश्यू का होता है, न्यूरॉन, रक्त और मांसपेशियाँ। कई बता रहा कि न्यूरॉन, बिल्कुल भी गलत है। न्यूरॉन भी जो होता है ना टिश्यू का ही घटक होता है। यहाँ पे देख लीजिए, न्यूरॉन भी जो होता है तंत्रिका ऊतक, यानी कि नर्वस टिश्यू का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको जरूर बताइएगा कि इसमें गड़बड़ी क्या हुआ है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के जनन में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि होता है? अब सिंपल सा कॉमन सेंस लगाइए कि अगर एक इंसान में ले लेते हैं, जानवरों में, इंसान में ले लेते हैं, इंसान में एक जनसंख्या बढ़ाने के लिए एटलीस्ट 9 महीने का समय लगता है, ठीक है, 9 महीने का समय लगता है। लेकिन अगर हम एक बैक्टीरिया का बात कर लेते हैं, परजीवी बैक्टीरिया का बात कर लेते हैं, वो क्या करता है कि अगर इसको अनुकूल वातावरण मिल जाता, हर 20 मिनट में एक नया बैक्टीरिया बनाता है। अगर मान लेते 20 मिनट में दो हो गया, अब ये 2 फिर से अपने आप को तोड़ेगा, ठीक है। फिर से ये लोग अलैंगिक जनन करके एक दूसरा बनाएंगे, तो 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 228, इस तरह से बढ़ते कितना बढ़ जाएगा तुरंत। 9 महीना आते आते ये कितना बढ़ा लेगा, करोड़ों बना देगा, ठीक है। तो किसमें होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ना कि सेक्सुअल में, ठीक है। तो इसका आ जाएगा अलैंगिक जनन, करेक्ट आंसर इसका हो जाता, ठीक है। देखिए, आँख का कौन सा भाग वस्तुओं की दूरी के अनुसार फोकस का नियंत्रण करता है? देखिए, वस्तुओं की दूरी के अनुसार जो फोकस का नियंत्रण करता है, 2 चीज़ें, एक तो होता है सिलियरी मसल्स और एक होता है लेंस। ये दोनों मिलके सिलियरी मसल्स, जब सामने की वस्तु देखते हो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जो लेंस होता है ये सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। इस तरह से होता है। आँख हम बनाते हैं ना, तो इस तरह से आँख का बनाते हैं स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे होता है सिलियरी मसल्स इधर, और यहाँ पे होता है लेंस इस तरह से। तो ये जो सिलियरी मसल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो लेंस क्या होगा? इस तरह मोटा हो जाएगा सामने की वस्तु, और जैसे दूर का वस्तु देखना रहेगा तो लेंस जो है ना, ये सिलियरी मसल्स इधर इसको खींचेगा और ये पतला हो जाएगा इस तरह से लेंस, ठीक है। तो ये दोनों के माध्यम से ये होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी हम क्वेश्चन करवा रखे हैं, आप लोग एक बार जाके वीडियो जरूर देखिएगा मेरा वाला, ठीक है।
ठीक है, सोचने यानी कि थिंकिंग का जो कार्य होता है मस्तिष्क के किस भाग से होता है, तो बताएं हम कि ये जो सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेबलम यानी कि फोर ब्रेन जिसको बोलते हैं, इसी से सोचने का शक्ति हम लोग को, सोचने समझने का इसी से शक्ति मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए गुरुत्वाकर्षण हम नहीं करवाए हैं अभी तक, लेकिन अब हम बहुत जल्दी करवा देंगे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण और जो हम पढ़ रहे हैं, मेरा जो नोट्स बना हुआ है इसमें टोटल चीज़ इसमें लिखा हुआ है, सब मैं बताऊंगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस वाला क्वेश्चन में भी थोड़ा सा हमको ये है, नीचे जाने पर बढ़ता है और ऊपर जाने पर घटता है। देखिए जब भी गुरुत्वाकर्षण बोला जाए, नीचे जाने पे घटता है, ऊपर जाने पे भी घटता है। ठीक है, ऊपर जाने पे भी घटता है, नीचे जाने पर भी घटता है गुरुत्वाकर्षण। तो नीचे जाने पे बढ़ता है, ऊपर जाने पे घटता है, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। पृथ्वी पर सब जगह एक समान रहता है, बिल्कुल नहीं। पोल में मैक्सिमम होता है, विषुवत रेखा पे 0 हो जाता है, और पृथ्वी के सेंटर पे भी 0 हो जाता है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये यहाँ पे भी हमको थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान जी सबसे अधिक ध्रुवों पे होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, यहाँ पे पूछा गया सबसे कौन से बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसमें से हमको सही तो कोई भी नहीं लगा। ठीक है, इसमें से हमको सही कोई नहीं लगा, ऑप्शन में गड़बड़ किया होगा कोई। ठीक है, ये ऑप्शन आप लोग फिर से एक बार है, 2 तारीख का जिसका भी एग्जाम है, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि इसका ऑप्शन सही मतलब कौन सा गलत यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन थोड़ा सुधार दीजिएगा। ठीक है, और इसका जो जैसे कि हम बताएं, ऊपर जाएगा तो घटेगा, नीचे जाएगा पृथ्वी के सतह पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, पोल में होता है। पृथ्वी के सतह पे सबसे कम कहाँ पे होता है, तो विषुवत रेखा पे होता है। पृथ्वी के अंदर अगर सेंटर अर्थ देखा जाएगा तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो कई सारे पॉइंट है इसमें हम बताएं, उस हिसाब से यहाँ पे कोई भी एक नहीं मिल रहा है हमको ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऊपर जाने पे जी घटता है, यहाँ पे ये वाला जो हम लिखवा के रखे हैं। ठीक है, पुरुषों की वैसेक्टोमी। ठीक है, ये वैसेक्टोमी जो होता है ना, एक तरह का ऑपरेशन करके किया जाता है का समान महिलाओं में, जिसे कि नसबंदी कहा जाता है। ठीक है, वैसेक्टोमी जो पुरुषों का जो शुक्राणु जिसमें से लेके जाता है, यानी कि जो स्पर्म को जो लेके जाता है, उस डक्ट को काट के उसको मोड़ के बांध दिया जाता है, जिससे कि स्पर्म फिर आगे ना जा सके। ठीक है, इसी तरह से पूछा गया कि महिलाओं में कौन सा ये ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है, शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जाता है, तो उसको बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, इसको बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी या फिर ट्यूबल लिगेशन। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, दोनों में से देख लीजिएगा जो भी आपको ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन, एल्यूमिनियम और क्लोरीन का संतुलित समीकरण बताना था आप लोग को कि कौन सा, 4 ऑप्शन था, उसमें से जो संतुलित समीकरण बनेगा 2Al + 3Cl2, ये मिलके बनाएगा 2LAlCl3 बनाएगा। ठीक है, तो ये इसका संतुलित हो जाएगा। ऑप्शन में जो भी ऑप्शन में रहा होगा ये आप लोग को टिक करना था। नेक्स्ट है समस्थानिक, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोमर्स, ये सब हम बता रखे हैं। ठीक है, तो आइसोटोप्स में क्या समान होते हैं, तो आइसोटोप्स के बाद किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम सारा का लिख दे रहे हैं, गुण और स्थिति। अगर हम लोग इसमें क्या है कि प्रोटॉनों की संख्या, जिसको हम प्रोटॉनों की संख्या या फिर प्रोटॉनों की संख्या को ही बोला जाता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये दोनों समान होता है, एक ही चीज़ें समान होता है। रासायनिक गुण भी समान होता है, जब प्रोटॉनों की संख्या या फिर प्रोटॉनों की संख्या समान होगा तो इसका रासायनिक गुण भी समान होगा। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होता है और द्रव्यमान संख्या, मास नंबर जो होता है इसका भिन्न होता है। तो आप लोग का ऑप्शन में अब क्या दिया होगा, इसी में से कोई एक होगा। ठीक है, समस्थानिक का कौन सा भिन्न होगा। ठीक है, तो भिन्न कौन कौन सा हो जाएगा, या तो न्यूट्रॉनों की संख्या होगा या फिर द्रव्यमान संख्या होगा, दोनों में से कोई दिया होगा वही भिन्न होगा। ठीक है, चलिए पौधों में जाइलम और फ्लोएम का प्राथमिक कार्य, ये पूछा गया था प्राथमिक कार्य क्या है जाइलम और फ्लोएम का। तो आप लोग को पता है कि पौधों में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, कंपाउंड टिश्यू होता है। ठीक है, जो कि जाइलम का काम क्या करता है, जड़ से जितने भी मिनरल्स और जो वाटर है उसको लेकर के पौधों के अन्य यानी कि पत्तियों तक, अन्य भाग क्या जहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण होगा वहीं पे दिया जाएगा, तो यहाँ पे पत्तियों में होता है, पत्तियों को तक लेके जाता है। ठीक है, फ्लोएम का काम क्या आता है, जब पत्तियों से खाना बन जाता है, ठीक है, तो ये खाना पूरे जो पेड़ है, पेड़ के पूरे बॉडी तक पहुँचाने का काम करता है कौन, फ्लोएम। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेना ऑप्शन में क्या था आप लोग का।
ठीक है। फिर एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लोरीन का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, तो इसका जो नाम होता है ना, पूरा नाम बकमिंस्टर फ्लोरीन इसको बोला जाता है, बकमिंस्टर फ्लोरीन। ये जो होता है C60, ये होता है कार्बन का अप्रूफ होता है C60, ठीक है। तो फ्लोरीन का रासायनिक सूत्र क्या था? तो C60 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। H आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या, देखिए कोई भी सॉल्यूशन होता है उस पर H आयन का पूछा गया था कि विलयन के प्रकृति पे क्या होगा। तो देखिए H आयन जितना अधिक होगा उतना जो होता है ना विलयन है, तो सॉल्यूशन जो होता है ना वो एसिडिक होगा, यानी कि उसका जो pH मान होगा वो लेस देन 7 हो जाएगा, ठीक है। और अगर H प्लस जितना कम होगा यानी कि OH उतना ही अधिक होगा, ठीक है, OH का मान उतना ही अधिक होगा और विलयन उतना क्षारीय हो जाएगा, यानी कि इसका pH जो हो जाएगा ना ग्रेटर देन 7 हो जाएगा, ठीक है। इस सब में से कौन सा ऑप्शन में था? ये सब में से कोई एक दिया होगा, ठीक है। लेंस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लेंस के बारे में कौन सा कथन सही है? अवतल लेंस में एक ही वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है। किसी गोली लेंस में 2 वक्रता त्रिज्या होती है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोली लेंस में 2 वक्रता त्रिज्या होती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये पूछा गया तो कौन सा कथन सही है? तो एक सही मिल गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटालिक डायटोमिक सब्सटेंस? देखिए नॉन मेटालिक है तो सबसे पहले तो एल्यूमिनियम मेटालिक हो गया, मैग्नीशियम मेटालिक हो गया, ये तो 2 खत्म हो गया यहीं पे। अब अगर सोडियम भी तो मेटालिक हो गया, एक ही ऑप्शन बचा था आप लोग को करना था, ठीक है, क्या था? ऑक्सीजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ये तो ऑप्शन से छाड़ देते हैं। नेक्स्ट है जो शिफ्ट टू में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एल्डिहाइड में कौन सा कार्यात्मक समूह होता है? कार्यात्मक समूह अभी फंक्शनल ग्रुप अभी ऊपर में हम बता दिए पूरा डिटेल में। एल्डिहाइड में क्या बोले थे? CHO। देखिए यहाँ पे CHO, ये इसका हो जाएगा एल्डिहाइड का। चलिए नेक्स्ट है, न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ स्थित होता है? तो देखो न्यूरॉन में जो केंद्रक होता है, न्यूरॉन का केंद्रक कोशिका का यानी कि सेल बॉडी हो, आप लोग के ऑप्शन में दिया होगा, या फिर सोमा दिया होगा, इसी को बोला जाता है साइटोन बोला जाता है कि मध्य भाग में स्थित। आप ये या तो फिर सोमा या तो फिर साइटोन, ये तीनों में से कोई एक दिया होगा, आप लोग उसी को टिक करना था, ठीक है। नेक्स्ट है, ताप बढ़ने पे घनत्व क्या होगा? एकदम इजी क्वेश्चन था। ताप जब बढ़ेगा तो कोई भी वस्तु फैलेगा, उसका एटम फैलेगा, और जब फैलेगा तो उसका घनत्व, जितना एटम पास होता है उसका डेंसिटी उतना ही ज़्यादा होता है। और जब ताप को बढ़ा रहे हैं तो उसका एटम क्या होगा? फैलेगा तो इसका डेंसिटी कम हो जाएगा। एकदम ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट है, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड कौन सा अवक्षेप बनता है? ठीक है, इसमें बोला गया कि लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड को जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा अवक्षेप बनता है, ये पूछा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लेड आयोडाइड बनता है। और ये जो होता है पीले अवक्षेप, और आप लोग को ऑप्शन में जो दिया था वो लेड आयोडाइड नहीं दिया था शायद पीला, वो कलर को लेकर के कुछ दिया था। तो पीला अवक्षेप यानी कि जो होगा ना येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है इसमें, ये हो जाएगा आप लोग का आंसर, ठीक है। डीएनए मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है? तो आप लोग को पता है आरएनए हो गया, आरएनए में भी कई सारे आरएनए, तो आरएनए भी अलग अलग करता है। तो आरएनए और डीएनए दोनों में क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए किसके बराबर बल लगा? न्यूटन का दूसरा गति नियम आप लोग को याद होगा, न्यूटन के सेकेंड लॉ में क्या कहा गया है कि जड़त्व जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, ठीक है। जितना ज़्यादा जड़त्व उतना ज़्यादा मास, जड़त्व और मास पता होगा आप लोग को, जितना ज़्यादा जड़त्व उतना ज़्यादा मास, जितना ज़्यादा मास उतना ही हम लोग को फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो यानी कि ये जो है ना फोर्स लगा यहाँ, लेकिन पूछा गया आप लोग को कि ये फोर्स से नहीं पूछा गया था, ठीक है। ये हम बता दे रहे हैं क्योंकि आगे जो थर्ड शिफ्ट में यही क्वेश्चन को फोर्स के रूप में पूछा गया था कि अभी हम आएंगे तो उसमें हम बताएंगे, ठीक है। अभी इसको देख लीजिए, क्या होता है कि किसी वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए उसको किसके बराबर बल लगाना पड़ता है? तो उसके मोमेंटम के बराबर बल लगाना पड़ता है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन में आप लोग को दे रखा था मोमेंटम, इसके मोमेंटम के बराबर बल लगाना पड़ता है उसको रोकने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जिसको बोलते हैं SER,
स्मोक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है? तो आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग सेल पढ़े होंगे तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वसा फैट लिपिड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लिपिड का। ये ऑप्शन में आप लोग को दिया था लिपिड, ठीक है। इसके साथ ही स्टेरॉयड हार्मोन और कोशिका झिल्ली के घटक भी बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोलिपिड भी बनता है, ठीक है। तो ये तीनों में से जो भी ऑप्शन में आप लोग रहा हो, जैसे कि ऑप्शन में हमको पता चला है इसमें लिपिड आप लोग को दे रखा था, तो इसके लिपिड मारिए। और भी अगर नेक्स्ट शिफ्ट में ये दे दे, अगला शिफ्ट में ये दे दे, तो आप लोग तीनों कर लीजिए तो आप लोग को बेहतर रहेगा, ठीक है। प्लावन बल जिसको बोलते हैं बोएंट फोर्स, ठीक है, किस पर निर्भर करता है? तो देखिए बोएंसी फोर्स या बोएंस फोर्स जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? या तो द्रव के घनत्व पे, ठीक है, वस्तु के घनत्व पे नहीं, द्रव के घनत्व पे, वस्तु के डूबे हुए भाग के आयतन पे और गुरुत्वाकर्षण त्वरण पे, जो ऊपर की ओर लगता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण पे, जी पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे निर्भर इन तीनों में से जो भी दे रखा हुआ आप लोग का वही एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातुओं के गुणधर्म के बारे में सही कथन कौन सा है? तो धातुएं उष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, ये सही है और सही कथन ही पूछा गया। धातुएं भंगुर होते? बिल्कुल नहीं। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, करता है। धातुएं सामान्यतः गैस अवस्था में रहते, नहीं ठोस अवस्था में रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धातुएं उष्मा और विद्युत का अच्छे चालक है। नेक्स्ट, पुरुष नसबंदी, ठीक है, वैस्कोटोमी, अभी हम लोग ऊपर बताए थे। वैस्कोटोमी में मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हम लोग बोले थे कि शुक्रवाहिका, जिसको बोलते हैं शुक्रवाहिका, वास डिफेंस को हम काट के इसको क्या किया जाता है? बांध दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये वास डिफेंस है, इस तरह से आता है, ये टेस्टिकल, दो टेस्टिकल्स इस तरह निकलता है, इसको काट दिया जाता है और फिर इसको यहाँ से मोड़ के यहाँ पे बांध दिया जाता है, इसको भी इस तरह मोड़ के बांध दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों में कीटों को जैविक तरीके से समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है? तो देखिए जैविक तरीका से जब हम लोग समाप्त करना कीटों को, तो जैविक कीटनाशक व प्राकृतिक शत्रुओं को उपयोग कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसका एग्जैक्ट हमको जो ऑप्शन नहीं मिला, ठीक है, आप लोग बताएंगे इसका एग्जैक्ट क्या ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा भी नीम का यूज़ कर सकते हैं, बीटी का यूज़, परभक्षी कीट का यूज़ कर सकते हैं, फसल चक्र और ये सब का हम लोग यूज़ करके इसको कर सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि इसका जो ऑप्शन में क्या दिया था, एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिल पाया, ठीक है। चलिए, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में कौन सा कथन सत्य? एड्रिनल ग्लैंड सबसे पहले तो होता कहाँ है? ये रहा हम लोग को किडनी, इस तरह से, ठीक है, एक किडनी इधर होता है और एक किडनी जो होता है इधर होता है। तो किडनी के जस्ट ऊपर में इस तरह से मंदिर नुमा होता है, इसको बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड। तो बोला गया कि एड्रिनल ग्लैंड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से जो आप लोग को दे रखा था ये ऑप्शन, उसमें से रक्त की गति को तेज करता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ईंधन के रूप में हम लोग एक ही इथेनॉल का यूज़ किया जाता है ईंधन के रूप में। आप लोग को पता होगा अभी जो बहुत ज़्यादा ईंधन का ये इथेनॉल का जो प्लांट भी लगा है उत्तर प्रदेश में लगाया गया है, ठीक है, जो गन्ने से तैयार किया जाता है, ठीक है, इथेनॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है होमोजेनियस सॉल्यूशन। होमोजेनियस सॉल्यूशन होता क्या? वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट घुलने के बाद पता नहीं चलेगा कौन सा सॉल्वेंट और कौन सा सोल्यूट, पूरी तरह से घुल जाता है, उसको बोला जाता है होमोजेनियस। हम मैटर एंड इट्स स्टेट्स में इसको पूरी तरह से करवा चुके, 2 या 3 पार्ट में पूरा करवाएं ये चैप्टर को। आप लोग एक बार जाकर पढ़िएगा, ये क्वेश्चन एकदम उठ के इस तरह आया, ठीक है। होमोजेनियस सॉल्यूशन की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसमें जो होता है ना, कंपोजिशन जो होता है सॉल्वेंट और सोल्यूट का, वो सर्वत्र समान होता है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग का कौन सा सॉल्वेंट है। जैसे कि चीनी हो गया और पानी का घोल ले लो, नमक और पानी का घोल ले लो, ठीक है, ये सब में आप चीनी को शरबत बना दिए, उसके बाद कि आप पता कर सकते हैं कि चीनी कहाँ पे, पानी कहाँ पे, ठीक है, सिर्फ वहाँ पानी ही दिखेगा आप लोग को, चीनी तो एकदम घुल जाता पूरी तरह से। अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ये क्वेश्चन पूरी तरह से हम बढ़िया से करवा के रखे हैं, ठीक है। क्या होता है? अवतल लेंस की बात किया गया है, इसमें क्या होता है? आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा, वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। विद्युतीय धारा की मुख्य विशेषता कौन सी होती है? विद्युतीय धारा की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो विद्युत धारा की जो मुख्य विशेषता होती है ये कौन सी होती है? यह आवेश के प्रवाह की दर होती है, यह आवेश जो होती है उसके प्रवाह की दर होती है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से एक फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, करंट इज इक्वल टू होता है Q/T,
ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है न्यूमेरिकल पूछेगा। तो करंट ये होता है जो चार्ज होता है, आवेश होता है, उसका दर होता है, ठीक है। कितना पर सेकेंड कितना चार्ज गुजरता है उसी को करंट बोला जाता है, ठीक है, एक यूनिट एरिया में, ठीक है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। निम्न में से कौन सी कार्बन की विशेषता नहीं है? तो निम्न में से कौन सी कार्बन की विशेषता नहीं है? तो कार्बन क्या करता है? श्रृंखला करता है, बनाता है, ठीक है, अपर रूप बनाता है, बिल्कुल। टेट्राहेड्रल होता है, बिल्कुल होता है। टेट्रावेलेंट होता है, माफ कीजिएगा, ये भी होता है। विद्युत का उत्कृष्ट चालक नहीं होता है। एक्सेप्शनल में एक चीज़ रखिएगा आप लोग, ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का चालक होता है। बाकी कोई भी कार्बनिक जो होता है वो विद्युत का चालक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है थर्ड शिफ्ट का, ठीक है। थर्ड शिफ्ट में अब कौन कौन सा क्वेश्चन आया तो इसको देख लेते हैं। यदि कोई वाहन 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और तुरंत रोकता है तो किस वाहन में ब्रेक? देखिए यही वाला क्वेश्चन हम ऊपर में आप लोग को बता रहे थे कि जितना ज़्यादा जड़त्व होगा उतना ही ज़्यादा मास होगा, और जितना ज़्यादा मास होगा हमको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देख लो, मास किसका सबसे ज़्यादा है वो ज़्यादा समय लगेगा रोकने में, जिसका मास कम है वो कम समय लगेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? सबसे कम समय पूछा गया, तो बाईसाइकिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3, ये होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र पूरी तरह से हम करवा के रखिए, एक बार देखिएगा जरूर, ठीक है। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या? देखिए प्रतिबिंब द्वारा जो है ना बनाया गया, कौन सा लेंस के द्वारा या फिर कौन सा मिरर के द्वारा किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, ये बहुत पूछ रहा है। और हम एक टेबल में बता रखे हैं, एक बार जाके देखिएगा पूरा अच्छा से किस तरह से बनता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दर्पण पूछा गया, दर्पण पूछा गया तो आभासी, सीधा और छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लूकोज अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? देखिए ये आप लोग को निकालना पड़ेगा, ग्लूकोज अणु का आणविक द्रव्यमान। तो ग्लूकोज का सबसे पहले तो फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। तो C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। कार्बन, कार्बन का अब इसको हमको सबका मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कार्बन कितना होता? तो 12 × 6, ठीक है। हाइड्रोजन का होता है 1 × 12 मास, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 8 8 2 16, 16 × 6। अब इन सब को निकालो, ठीक है, और जितना है सबको जोड़ दो तो आप लोग अप्रोक्स आ जाएगा 180.16 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। निम्न में से किसमें टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल प्रभाव नहीं दिखता है? अच्छा, नहीं दिखता है, ठीक है। तो अब देखिए टिंडल प्रवाह होता क्या, पहले इसको जान लीजिए तो आप लोग ये क्वेश्चन को आराम से कर दीजिएगा। टिंडल प्रवाह होता क्या है कि जब लाइट गुजरता है तो उसमें कई सारे ऐसे पार्टिकल होते हैं, ठीक है, हम लोग के एटमॉस्फेयर में, जिससे टकराता है, और टकराने के बाद लाइट स्केट हो जाता है, ठीक है, इधर उधर घूमने लगता है, लाइट घूम जाता है और फिर से चलने लगता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे घर में एक छोटा सा छिद्र होता है, उसमें से जब आता है तो हम लोग को यहाँ पर धुलकन उड़ते हुए दिखाई देता है। लाइट क्या करता है? क्यों लाइट दिखाई देता है? क्योंकि इससे ये धुलकन से टकरा के इधर उधर मुड़ के अपना डेस्टिनेशन तक पहुँचता है, इसलिए ये हम लोग को एक लाइट का सीधा रे दिखाई देता है, ठीक है। तो यही होता है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट किसमें होगा? जिसमें कण पार्टिकल बड़ा बड़ा होगा। दूध में बड़ा होता है, स्टार्च जो होता है इसमें बड़ा होता है, इमल्सन में भी बड़ा बड़ा होता है। जबकि एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, जिसमें ट्रू सॉल्यूशन किसको बोला जाता है? जिसमें जो पार्टिकल जब घुल जाता है सॉल्यूशन में तो उसको पता ही नहीं चलता है कि, जैसे हम लोग अभी चीनी का बताएं तो घोल, ठीक है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का घोल जो होता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यदि चंद्रमा का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाता है तो पृथ्वी चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो फोर्स पूछा गया वो कितना हो जाएगा? एकदम इजी क्वेश्चन था, हम बहुत जल्दी आप लोग को ग्रेविटेशनल करवा देंगे। ये सब क्वेश्चन आप लोग उड़ा दीजिएगा इसे, ठीक है। तो फोर्स पूछा है, हम लोग पता है कि F = क्या होता है? G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय ये दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यही तो पूछा जाता है। आप लोग को फोर्स पूछा गया है, ठीक है। फोर्स क्या हो जाएगा? ये तो कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। मास ऑफ जो अर्थ है ये भी कांस्टेंट रखना है, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया है कि दोगुना किया जा रहा है चंद्रमा का द्रव्यमान, है चंद्रमा का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे दोगुना कर दे रहे हैं तो फोर्स कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। अगर हम मास, पृथ्वी का मास को 4 गुना कर दे रहे हैं और चंद्रमा का द्रव्यमान को 2 गुना कर दे रहे हैं, 4 × 2 = 8, तो ये 8 गुना हो जाएगा।
मतलब चेंज कब होगा, जब हम लोग डिस्टेंस को चेंज करेंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को जब हम लोग चेंज करते हैं तभी चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में कुछ भी चेंज करेंगे, जितना चेंज करेंगे उतना ही ये फोर्स भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चेंज कहाँ होगा, सिर्फ हम लोग को डिस्टेंस में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यानी कि अगर 2 गुना होगा तो यहाँ भी 2 गुना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन खंडन जनन यानी फ्रेगमेंटेशन के बारे में सही नहीं है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि ये कोई स्पेसिमेन है, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह से कुछ भी ले लीजिए, इस तरह से बना दीजिए, ठीक है। अब ये यहाँ से टूटा, अब ये नीचे गिर गया, अब ये अपने आप में एक नया जीव बन गया। यहाँ से टूटा, ये नीचे गिर गया, यहाँ पे ये अपने आप में जीव हो गया। ये यहाँ से टूटा, यहाँ पे ये अपने आप में एक जीव बन गया, ठीक है। तो यही चीज़ होता है फ्रेगमेंटेशन में। क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, बिल्कुल ये अकेले कर रहा है, कोई मादा या नर यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि फ्रेगमेंटेशन में जीव का शरीर टुकड़ों में टूट जाता है, बिल्कुल टुकड़ों में टूट जाता है, प्रत्येक टुकड़ा से नया जीव बना लेता है, बिल्कुल सही है। स्पोर्स फॉर्मेशन इज ए टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन, नहीं, बिल्कुल ये गलत है, यही वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बारे में सही नहीं है, यही पूछा गया था। किस प्रकार के प्रजनन में नर और मादा दोनों युग्मक की आवश्यकता होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे होता है, यौन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे होता है वहीं पे नर और मादा का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट है, किसी विद्युत उपकरण की शक्ति 20 वाट दे रखा है, यानी कि इसका जो पावर दे रखा है हमको, इसका जो पावर दे रखा है हमको 20 वाट, ठीक है। अच्छा, हम जो वीडियो में वीडियो बना रखे हैं उसमें हम एक चीज़ जरूर आप लोग से बोले थे, वहाँ पे आप लोग देखिएगा तो बोले कि पावर जब भी पूछा जाता है ना तो पावर का कई सारा पावर का फॉर्मूला होता है। पावर का फॉर्मूला आप लोग याद जरूर रखिएगा कि किसी से भी पूछ सकता है। और दूसरा बात, पावर से बनने वाले जितने भी न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो एकदम ईजी आता है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होता है। देखिए यहाँ पे भी फॉर्मूला बेस्ड है, पावर दे रखा है इतना और 120 वोल्ट पर चलता है, ठीक है। तो इसको वोल्टेज दे रखा है कितना, 120 वोल्ट, ठीक है, दे रखा है। तो उसमें से बहने वाली विद्युत धारा क्या होगा, तो आप लोग को पता है, हम लोग एक ट्रिक बताए थे आप लोग को, ठीक है, कि जिसके पास पावर होगा वही छक्का मारेगा, और यही इसका मेन फॉर्मूला होता है पावर का। तो जिसके पास पावर होगा वही छक्का मारते। छक्का को हम लोग रोमन में इस तरह लिखते कि नहीं, 5 और 1 6, ठीक है। तो जिसके पास पावर होगा वही छक्का मारता है, यानी कि P = V × I हो जाता है। अब आप लोग यहाँ से देख लीजिए, हम लोग को क्या क्या दे रखा है, पावर दे रखा है, हम लोग को निकालना क्या है, धारा निकालना। तो धारा अगर हम लोग को निकालना है तो V को हम इधर ले आएंगे, यानी कि I बराबर कितना हो जाएगा, तो P/V हो जाएगा। P का मान कितना दे रखा है, पावर हमको कितना दे रखा है, तो पावर दे रखा 20 और V दे रखा कितना, 120। तो हम कर सकते हैं 20/120, ये 0 0 खत्म, 6 1/6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/6 एम्पियर, या फिर इसी को अगर आप लोग तोड़िएगा तो 0.1667, ठीक है। इसको याद रखना है कि पावर जिसके पास रहेगा वही छक्का मारेगा। तो पावर = V × I, छक्का को इस तरह से आप लोग कर दीजिएगा। 6, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान समान रहे और उसकी चाल पहले की चाल से 4 गुना कर दी जाए, ठीक है, तो उसकी गति जो है काइनेटिक एनर्जी पे क्या हो, तो काइनेटिक एनर्जी = कितना होता है, हम लोग को पता है ½ mv² होता है, ½ mv² होता है। तो पूछा गया है कि इसकी जो है ना चाल को 4 गुना कर दिया जाता है। तो चाल को 4 गुना कर देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर है, 4 4 16, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था, ये सब बस देखिए उड़ाए, 4 4 16, 16 गुना हो जाएगा। कहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे, ठीक है। कैसे किए, तो ½ m और v कितना हो जाएगा, 4 4 16, 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये V² हो जाएगा, ठीक है। तो 16 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 16 गुना हो जाएगा इधर आके, ठीक है, तो हो जाएगा। चलिए, GHCl का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो ये पूछा गया था। ये आप लोग को दोनों में ही आप लोग पढ़ सकते हैं, या तो GK GS में भी पढ़ लो या फिर साइंस में भी पढ़ लो, क्योंकि जब हम लोग साइंस में भी जब हम लोग ग्लोबल इफेक्ट पढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते हैं, तो इसमें ये सब चीज़ें आ जाता है, ठीक है, कभी कभी बार। तो इसका क्या बोलते हैं हम लोग, इसको जो करेक्ट आंसर होगा ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट लिंकेज, इसको बोलो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब कोई वस्तु समान चाल यानी कि कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, किस पे, तो एक वृत्ताकार पथ पे चल रहा है, इस तरह से यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो उसके गति को क्या कहेंगे, तो उसको गति को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर का इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है HIV संक्रमण किस स्थिति में सबसे अधिक फैलने की संभावना होती है। एकदम इजी क्वेश्चन पूछा गया था, किस स्थिति में फैलेगा। देख लो, जो व्यायाम करता है उसको फैलेगा, बिल्कुल नहीं। जो नियमित व्यायाम नहीं करता है, यानी कि जो एक्सरसाइज नहीं करता है, जो नियमित व्यायाम करता है उसको फैलेगा, बिल्कुल नहीं। जो स्वस्थ दिखाई देता है उसको फैलेगा, बिल्कुल नहीं। जो एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाता है उसको फैलने का चांस ज़्यादा रहता है इसका, ठीक है। मधुमक्खी पालन किस चीज को प्राप्त करने के लिए किया। मधुमक्खी पालन मधु को प्राप्त करने के लिए प्राप्त किया, यानी कि शहद या वैक्स मोम, ठीक है, को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा सरल उत्तक सिंपल टिश्यू है। तो जाइलम, फ्लोएम और एपिडर्मिस, ये जो तीनों होता है ना, ये कंपाउंड होता है, जबकि पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा ये जो होता है ये सब सिंपल टिश्यू होता है। किन अयस्कों के लिए मुख्यतः रोस्टिंग की जाती है। तो रोस्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो किस अयस्कों के लिए, तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा सल्फाइड जो ओर होता है उसको अलग करने के लिए किया जाता है रोस्टिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जब आप किसी निकट की वस्तु को देखते हैं तो आंख के लेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब निकट का, अभी हम बताएं ना ऊपर में, जब हम निकट की वस्तु को देखते हैं तो आंख का जो लेंस होता है ये मोटा हो जाता है, लेंस मोटा हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टेथोस्कोप कौन सा होता है, देखिएगा इस तरह से एक रहता है और डॉक्टर जो होता है ये इस तरह से दो को अपने कान में लगाता है और यहाँ पे चेक करता है, इसी को स्टेथोस्कोप बोला जाता है। दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर तक कैसे पहुँचता है, तो इसके द्वारा ये कैसे पहुँचता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको बोला जाता है, TIR के द्वारा पहुँचता है, जिसमें होता है कई बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के द्वारा पहुंचता है। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन, अगर किसी वयस्क में वृद्धि हार्मोन अत्यधिक मात्रा में होने लगता है तो उसको कौन सा बीमारी होता है, तो एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं एग्रोमेगली, ठीक है। एग्रोमेगली बीमारी हो जाता है वयस्कों में, और यही चीज अगर छोटा बच्चा में होने लगे तो इसको बोलते हैं जिग्नेटिज्म, ठीक है, इसको बोला जाता है जिग्नेटिज्म। और जो बड़ा आदमी में होता है इसको बोला जाता है एक्रोमेगली, ठीक है, एक्रोमेगली। तो गाइज इतना क्वेश्चन हमको मिला था, ठीक है। तो लगभग सब में 18-19 क्वेश्चन था, लगभग 60 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से हम जितने भी अब एग्जाम होगा सारा साइंस का क्वेश्चन हम लेते आएंगे। आप लोग बोलिएगा अगर साइंस के अलावा भी अगर किसी सब्जेक्ट का, मतलब किसी टॉपिक का चाहिए, जैसे कि GK GS का, मैथ का, रीजनिंग का, तो हम उसको भी लेके आएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।